हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और ये है 8.1 एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो या तीसरा लेक्चर बोल सकता हूँ। और इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और इसके बाद इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल है PQR, फटाफट देख लीजिएगा। ये रहा PQR, तो P फिर यहाँ पे R और Q को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और इसने बोला कि Q हमारा क्या है, राइट एंगल है। अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा है कि भैया PR और QR को अगर मैं जोड़ दूँ, PR और QR को जोड़ूँ तो कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है कि आप इन सभी को समझते हुए हमें ये बता दो, क्या साइन P कितना होगा, कॉस P कितना होगा और tan P कितना होगा। यानी इन तीनों की वैल्यूज पूछ रहा है। मेरे समझना क्या क्या लिखा गया है, पहले एक बार फिर से देख लो। पहले तो ये दे दिया कि P से लेके Q की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसको ले लो। फिर कह रहा P से लेके R और Q से लेके R, P से लेके R और Q से लेके R, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर मिल रहा है, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इजी भी है, टफ भी है। इतने से ही बस ये क्या बना देगा, इतने से ही क्या बना देगा, ये टफ। ये समझ में आ रहा है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ऐड और इसको ऐड कर रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो अब इन दोनों में से एक को लें कैसे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक को निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जब भी हमारे सामने ये दे दे, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। देखिएगा कैसे यार, देखो PR प्लस QR इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से PR की वैल्यू निकालो। तो PR की वैल्यू निकालोगे तो 25 माइनस QR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी जहाँ पे PR लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 माइनस QR लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिएगा, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एंगल किसको लेना है, इसको। तो इस कंडीशन में मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, फिर हाइपोटेनस ये, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है सर, है वो है QR। हाइपोटेनस क्या है, Q से लेके R, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यार, हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस तो P से लेके R है, P से लेके R। परपेंडिकुलर कितना है, Q से लेके R का स्क्वायर। बेस कितना है, P से लेके Q का स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पे PR लिखा है, क्या है, हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस QR लिख सकते हैं, यस सर नो। 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR है, ये ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे PQ की तो वैल्यू दी गई है ना 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, बेस की वैल्यू 5। अब इसको MSB के होल स्क्वायर से तोड़ दो, यानी 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 इंटू QR हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, QR का स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से क्या होगा, तो बड़े अच्छे से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए QR से QR कैंसिल हो जाएगा, मतलब QR के स्क्वायर से QR का स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इधर क्या हो गया, 25 का स्क्वायर, दैट मीन्स 625। और ये देखो माइनस में, उसको उठा के उधर फेंक दो, इसको इधर बुला लो, तो इधर क्या हो जाएगा, ये आएगा, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर 25 दूना 50 QR हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब सॉल्व कर लो, इसी को मिल जाएगी वैल्यू। 625 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा, 600 बराबर इधर कितना है 50 QR। QR की वैल्यू चाहिए, दैट इम्प्लाइज QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 बटा 50। काट दो, 0 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 12 बार में, यानी QR की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब QR की वैल्यू 12 मिल गई तो PR की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। PR इज इक्वल टू कितना है, 25 माइनस QR, और PR जब हम निकालेंगे तो 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी है, 12, घटा दो कितना आ गया, 13, यानी PR की वैल्यू कितनी आ गई, 13। पता, तो P से लेके R तक कितना है, 13 है, मिल गया। और Q से लेके R तक कितना है, तो वो है 12, मिल गया सब कुछ। अब आराम से कर लो, खत्म कहानी। क्या चाहिए, साइन P चाहिए। साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस 13। कॉस पी क्या होगा सर, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू 13। फिर टेन पी की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू कितनी है 5। आंसर क्लियर है, आसान था कि नहीं था। बस इतना ही पोर्शन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ला के फिर रख देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक, गुड, इसको आप नोट करेंगे क्विक। अब 8.1 का हम लोग 11वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दिमाग यूज होगा, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो इसमें हमको क्या बताना है, सत्य या असत्य, यानी ट्रू एंड फॉल्स बताना है। और ट्रू एंड फॉल्स बताने के बाद आपको ये भी प्रूफ मतलब बताना है कि जो आपने बताया वो क्यों आखिर बताया, मतलब उसका रीज़न भी देना है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ये ट्रू है ये फॉल्स है बिना किसी रीज़न के। तो रीज़न एप्रोप्रिएट चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि द वैल्यू ऑफ tan A is always लेस देन 1। सबसे पहले मैं इसको लेके चलूँगा। कह रहा है जो tan A की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। क्या ये सही है कि गलत है, ठीक। तो हम tan को पकड़े, tan A क्या होता है सर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस का क्या बता रहा होता है, ये क्या बता रहा होता है, रेशियो बता रहा होता है। अब ये कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, तो हमेशा 1 से कम होने का मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि हमेशा जो परपेंडिकुलर है वो लेस देन होता है बेस से, है ना। मतलब नहीं समझे सर, मान लो हमेशा अगर मैं कोई क्या बोलते हैं वैल्यू रख रहा हूँ, जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने 3 लिख दी, बेस की वैल्यू कितनी रख दी 4, तो क्या आ जाएगा 3/4। अब 3/4 है तो 4 से मैं भाग दूंगा तो जाहिर सी बात है 1 से कम ही आएगा, है ना। 4 से यहाँ भाग दोगे तो क्या आएगा 0.7, और फिर क्या आ जाएगा 5, 0.75, 1 से कम है कि नहीं है। पर क्या हमेशा जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बेस से छोटा रहता है, ऐसा तो नहीं ना है। हर बार हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बेस से छोटा नहीं रहता है, ठीक है। इधर देखिए आप, यानी परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा नहीं रहता है। कैसे सर, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ABC, अच्छा अभी हम लोगों ने जस्ट वो ट्राइंगल लिया वो देखिएगा। तो उसमें क्या था, हाइपोटेनस क्या था, अच्छा PQR था ना, पहले मैं लिख देता हूँ PQR, थोड़ा देखिएगा। तो उसमें क्या था, हाइपोटेनस कितना था हमारा 13 था, परपेंडिकुलर कितना आया था 12, और बेस कितना आया था 5 आया था। और उस कंडीशन में हमारा जो tan P आया था, tan P कितना आया था, वो आया था 12/5, आया था कि नहीं आया था, आया था। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर है वो बेस से क्या है ज़्यादा है, तो अगर परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, नहीं यहाँ पे 1 से छोटी आ रही है, नहीं यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है सर, यहाँ पे आएगा 2.4, हाँ या ना, समझ में आ रहा है 2.4, क्या 1 से ज़्यादा है कि नहीं है यहाँ पे। तो क्या tan हमेशा 1 से कम आएगा, नहीं, वो सिर्फ केवल और केवल तभी आ सकता है जब बेस हमारा क्या हो, परपेंडिकुलर से छोटा हो। लेकिन ये हमेशा थोड़ी ना होता कि बेस हमारा क्या हो, परपेंडिकुलर से छोटा हो, समझ में आ रहा, सॉरी परपेंडिकुलर से बड़ा हो। बेस हमारा जब भी परपेंडिकुलर से बड़ा होगा तभी क्या होगा, tan की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं ना होगा, कुछ ही बार ऐसा होगा। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमेशा क्या होगा 1 से कम होगा, कुछ समय के लिए कभी कभी क्या होगा 1 से कम हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। ये ऑलवेज वाले ने ही प्रॉब्लम क्रिएट की है इस सेंटेंस के अंदर, इसीलिए इस ऑलवेज के कारण ही ये क्या है, फॉल्स है, गलत है। क्यों गलत है समझ पा रहे हैं, आया ना। कारण क्या है, कारण ये है कि परपेंडिकुलर जो है हमारा बेस से कभी कभी ही छोटा हो सकता है, और कभी कभी ये क्या होगा बड़ा। तो जब बड़ा होगा तो tan की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो इस कारण क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आएगा समझ में, क्या लिखना है समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक।
अब अगले नंबर पे आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये बताइए जो हमारा सेक ए है, ये सबसे बड़ी समस्या इसको मिटाने में आ रही है। चलिए देखिएगा क्या है, जो सेक ए है, सेकेंड नंबर पे देखिएगा क्या है, सेक ए। सेक ए क्या 12/5 हो सकता है? 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल ए पे। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? मतलब सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अच्छा ये बताओ सेक होता क्या है मेनली? सेक किसका रेशियो दिखाता है? सर सेक बताता है एक्चुअल में हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना? हाइपोटेनस और बेस का रेशियो दिखाता है। अब खुद ही पता चल रहा है कि हाइपोटेनस ऑलवेज, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। यस और नो? हमेशा हाइपोटेनस बेस से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, तो क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है? यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? बड़ा है और बेस क्या है? छोटा है। अगर हमसे ये बोल दिया होता कि सेक ए जो है 5/12 है, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? नहीं। तो क्या पे हाइपोटेनस क्या हो गया? छोटा, और बेस क्या हो गया? बड़ा। तो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा हाइपोटेनस बेस से बड़ा है तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो बात लिखी गई है वो क्या है? सही है, ट्रू है ना? क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा हाइपोटेनस क्या होता है? बेस से बड़ा होता है। यहाँ पे सेम कहानी लिखी गई, हाइपोटेनस बेस से बड़ा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब तीसरा तो बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है। वो आसान क्या है, ध्यान देंगे। तीसरे में कह रहा है कि जो कॉस ए है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसको हम पूरा अगर लिखें तो क्या कहलाएगा? वो कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए मतलब क्या, हम लोग कॉस ए को अगर हम फुल फॉर्म में लिखें या कोसिकेंट ए का तो संक्षिप्त रूप है क्या? वो कॉस ए है, या कॉस ए का जो फुल फॉर्म है वो कोसिकेंट ए है। मतलब कॉस ए को हम लोग कोसिकेंट ए बोलते हैं। फिर से कॉस सीकेंट ए के जगह पे हम लोगों ने कॉस ए को लिखा है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। ये साइन है, तो साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन का फुल फॉर्म क्या होता है? SIN। कॉस है तो इसका मतलब क्या होता है? कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। टेन है तो टेन का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। कॉट है तो क्या होता है? कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट। सेक है तो क्या बोलते हैं? सीकेंट। और वैसे ही कोसेक है तब कोसिकेंट। ठीक, तो ध्यान से देखो, कोसिकेंट किसका होता है फुल फॉर्म? कॉसेक का। कॉस ए कोसिकेंट ए है? नहीं। कॉस ए का मतलब क्या होगा? कोसाइन ए ना। तो ये क्या है? गलत है ना? ये क्या है? फॉल्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चौथे नंबर पे जाइए। चौथे नंबर की स्टेटमेंट को पकड़िए। चौथे नंबर का स्टेटमेंट है कि कॉस ए जो है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है? कॉट ए जो है वो कॉट इंटू ए का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब गुणा है। यानी हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने कॉट का और ए का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या बन गया है? कॉट ए, जो बिल्कुल ही गलत है। कैसे? कॉट के साथ ए का गुणा किया तब थोड़ी ना कॉट ए बनेगा। कॉट ए क्या है? पूरा मिल के है। कॉट ए क्या है? रेशियो बता रहा होता है। क्या बता रहा हो? रेशियो बता रहा होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एंगल। यहाँ पे ए क्या है? एंगल है, और कॉट क्या है? उस रेशियो की पहचान है कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम किसका रेशियो देख रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर का। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है। कौन? कॉट ए। अगर मल्टीप्लाई में होता तो ऐसे हम लिखते, अगर मान लो कॉट ए यहाँ पे फिर सेक ए है, तो हम लोग क्या कर सकते थे? ए कॉमन ले सकते थे ना। कॉट अलग, सेक अलग। तो बिना एंगल के इस कॉट और सेक का कोई मतलब है ही नहीं, अर्थविहीन हो जाएगा। ये रेशियो दिखाता है लेकिन किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। जब एंगल वे हटा दोगे तो किसके रिस्पेक्ट में रेशियो दिखाएगा?
भाई एंगल में नहीं रहेगा तो किसको मानोगे कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है। मतलब मैं ये ट्राइंगल ले लूँ, ये ट्राइंगल ले लूँ, ध्यान देना, यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ए बी सी, ये समझ में आ रहा है कि हाइपोटेनस क्या होगा, ये होगा। लेकिन अब बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा बता सकते हो? नहीं ना, जब तक तुम किसी एंगल के रिस्पेक्ट में ना देखो। अरे भाई जब ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा। अगर तुम सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तब क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा, बेस। लेकिन अगर किसी के रिस्पेक्ट में देखबे नहीं कर रहे हो तो कौन परपेंडिकुलर कौन बेस बता सकते हो? नहीं। तो आखिर हम कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? किसी एंगल के रिस्पेक्ट में ही तो इस कंडीशन में हम कभी भी इनको अलग नहीं कर सकते, बिना एंगल के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आई होप you all understand what I want to say. Clear? चलो अब आते हैं हम लोग, यानी ये क्या है, फॉल्स है। क्यों है समझ में आ गया। और 5वें नंबर पे देख लो, 5वें नंबर पे कह रहा है कि साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है। साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है? साइन थीटा किसका रेशियो दिखाता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। हम सबको पता है कि अभी जस्ट यहाँ पे लिखा गया था कि हाइपोटेनस ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन बी, और उसके साथ साथ पी भी ना, परपेंडिकुलर से भी तो हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 रखा गया और हाइपोटेनस 3। ये बता हाइपोटेनस छोटा होगा? नहीं। तो क्या ये बात जो लिखी गई सही है? नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस ऑलवेज greater than perpendicular, so this value cannot be existed, ये कर ही नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से 8.1 के हम लोगों ने जो बचे कुचे 2 क्वेश्चन थे उनको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब हम आगे जाके अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।